हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मैं अनुष्का और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसको समझने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या, क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन टर्म यहाँ पे यूज की जा रही है ये मिलती है हमें सीक्वेंस से। इसमें सीक्वेंस का यूज आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अभी हम अपने डेली लाइफ में इसका यूज भी करते हैं। क्या सीक्वेंस? कि अभी हम सीक्वेंस में खड़े, ये चीज सीक्वेंस में करो, इस तरीके का करके हम सीक्वेंस का यूज करते हैं। लेकिन इसमें से इसमें अभी आपकी जो आपकी क्लासमेट्स होंगे, आप भी होंगे कि जिसमें से कुछ बच्चों को ये नहीं पता हो सकता कि सीक्वेंस का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो वही हम समझने जा रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सीक्वेंस एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये एक होता है क्या, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये होता है नंबर्स का एक लिस्ट होता है विच इज आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, विच इज या फिर विच आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर लिखती थी यहाँ पे, फिर इन द ब्रैकेट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे 1, 7, 4, 6, 2, इस तरीके से ये हमारे पास एक लिस्ट है। किसका? नंबर्स का एक लिस्ट गिवन है यहाँ पे। लेकिन क्या ये एक सीक्वेंस होगा या नहीं, इसको हम किससे समझेंगे? सीक्वेंस की डेफिनेशन से। सीक्वेंस में क्या कह रहा है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ विशेष तरीके का ऑर्डर, मतलब या फिर हम उसमें कुछ ऐड करते हुए चले या फिर किसी चीज का स्क्वायर करते हुए चले। इस तरीके से करके कुछ ऑर्डर उसमें हमें दिखना चाहिए कि हाँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा अगर हमारे पास गिवन है तो हम छठवें को अपने आप से बता सकते हैं उसके ऑर्डर को देख करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहला 7 है, फिर पहला 1 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है। क्या इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें, क्योंकि अगर मान लेते कि इसमें हमने 6 को ऐड किया, फिर यहाँ पे क्या 6 को ऐड करने पे हमें 4 मिलेगा? ऐसा है नहीं। फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 1 और 7 का डिफरेंस यहाँ पे 6 मिला, 7 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 3 मिला। ऐसा भी कुछ कॉमन देखने को नहीं मिल रहा। या ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ 1 का स्क्वायर 1 है या फिर ये किसी एक्स का स्क्वायर कुछ करके हमें 7 मिला। ऐसा हमें कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। ये आपको 11th में भी देखने को मिलेगा, वहां पे इसका पूरा एक चैप्टर ही सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। तो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो आपको आगे भी इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये अभी अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं, या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो डिफरेंस है किसका, ये जो अभी टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी। पहले टर्म्स बता देती हूँ कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स हमारी क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है इसमें क्या है, वेरियस नंबर्स हैं। तो वेरियस नंबर ऑकरिंग इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितने भी ये नंबर्स आते हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जितने भी ये नंबर्स होते हैं हमारे सीक्वेंस में, अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में जितने भी वेरियस डिफरेंट डिफरेंट जितने भी नंबर्स होंगे उन्हीं को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहली टर्म की बात करें तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5, 7, 9, 11, ये पूरी कितनी टर्म्स हमारे पास? 6 टर्म्स है। तो अगर इसका डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 1 में 2 को ऐड करेंगे तभी तो 3 मिलेगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो अगेन 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि क्या आप इसके आगे वाले जो टर्म्स होंगे, क्या आप उसको मुझे बता सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा हमें? तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 13। अगर मैं बोलूँ इसके भी आगे तो आप फिर बोलेंगे कि इसमें फिर मैं 2 को ऐड करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 15। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ नंबर्स वही सीक्वेंस होंगी जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर को क्या करते हैं? फॉलो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई, ये किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था तो ये एक सीक्वेंस, हम इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है, एक स्पेसिफिक नंबर को ही ऐड किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 को किया फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 6, ऐसा करके नहीं चलना है आपको। यहाँ पे 2 ही ऐड हो रहा है पूरे की पूरे टर्म में और उसके आगे वाली टर्म्स हमको देखने को मिल रही है। तो ये होता है सीक्वेंस और ये होते हैं टर्म्स वेरियस नंबर अकरिंग इन सीक्वेंस। तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, नहीं तो फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। अभी हमने देखा सीक्वेंस और टर्म क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेशन, यहाँ पे टर्म गिवन है हमारे पास प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है और अर्थमेटिक के साथ हम किस टाइप का
कि क्या करें कि हमें क्या मिले, उसका प्रोग्रेशन मिले। तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में जब हम अर्थमेटिक का यूज कर देंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन होता है, अभी हमने सीक्वेंस समझा, तो सीक्वेंस इन विच ईच टर्म फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। क्या मतलब निकला इसका? सीक्वेंस समझा हमने, तो सीक्वेंस में जितने भी हमारी टर्म्स होती है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, वही हमारा होता है प्रोग्रेशन। मतलब जैसा सीक्वेंस था वैसा ही प्रोग्रेशन भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 3 5 7 9 11। तो इसमें जितने भी टर्म हैं, ये भी टर्म है, ये भी है, ये सारे के सारे जितने भी टर्म है वो क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या, कौन सा पैटर्न है वो? +2 का पैटर्न है, जो कि सभी के सभी टर्म्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया। जैसा सीक्वेंस होता है सेम वैसा ही हमारा प्रोग्रेशन भी होता है। अभी अगेन क्या समझना हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये भी सीक्वेंस में हमने क्या समझा था कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर। It is also a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब क्या निकला इसका, ये होता है लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे कि सीक्वेंस भी लिस्ट ऑफ नंबर होता है। विच ईच टर्म इन विच, जिसमें क्या होता है कि ईच टर्म, जितने भी टर्म्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं बाय एडिंग, ओनली एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि पिछला टर्म जो होता है, जो लास्ट वाला टर्म, आप समझ सकते हैं, जो लास्ट वाला टर्म होता है। मतलब कैसे, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 1 3, अभी यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं 9 11। तो ये 1 था, तो 1 में हमने जब 2 को ऐड किया, कुछ ऐड कर, देखिए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जितने भी टर्म है वो कुछ ना कुछ ऐड करके ही हमें मिले हैं। तो 1 में 2 को ऐड किया तो हमें 3 मिला। 3 कैसे मिला, उसके प्रीसीडिंग टर्म, इसका जो पीछे वाला टर्म है, इस तरीके से आप समझिए कि पिछला वाला टर्म, पिछले वाले टर्म में हमने कुछ ऐड किया तो हमें क्या मिला, दूसरा आगे वाला टर्म मिला। इसमें भी +2 किए तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म 3 होगा, इसमें +2 किया तो 7 के लिए 5 होगा, 9 के लिए 7 और 11 के लिए 9। तो इसमें जितने भी टर्म आपको दिखेंगे 11 9 5 7, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्टेन्ड किए जाएंगे। कैसे? बाय एडिंग फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर जो कि हमारा क्या है 2। तो इस फिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे, ऐड करके, किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके हम आगे के सारे के सारे टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। फिर से देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर एज लाइक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, जिसमें प्रत्येक टर्म आपके ऑब्टेन किए जाते हैं, पाए जाते हैं बाय एडिंग फिक्स टर्म, किसी एक फिक्स टर्म, जैसे यहाँ पे हमारा +2 है, फिक्स टर्म है, तो फिक्स नंबर है, सॉरी, तो फिक्स नंबर को ऐड करके किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें क्या मिल जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस में समझ में आ रहा है अंतर। अंतर कैसा होना चाहिए, कॉमन, जो कि सभी टर्म में आपका क्या होना चाहिए, कॉमन, वही होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लिखेंगे, द फिक्स्ड नंबर that is added to obtained AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो फिक्स नंबर जिसको हम ऐड करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल d, इस तरीके
से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो फिक्स नंबर जिसको हम ऐड करते हुए किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको ऑब्टेन करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। जैसे मैंने आपको भी लास्ट एग्जांपल बताया था 1 3 5 7 एंड 9 11 इस तरीके से करके, तो उसमें हम किस एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था नीचे यहाँ पे करके कि ये जो था हमारा फिक्स नंबर था इस तरीके से। तो फिक्स नंबर क्या था हमारा, वहाँ पे 2 था, तो 2 को ऐड करके हम ऑब्टेन कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वहाँ पे, जो कॉमन डिफरेंस हमारा डी होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अभी कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। जैसे हमारे पास गिवन है 1 4, ऐसा नहीं लेते, कुछ बढ़िया सा लेके चलते हैं, सिंपल सा कुछ लेके चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये एक किसको फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मानते हैं कि ये है a1, a1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब a1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। इस तरीके से ये a1 a2 है, a3 है, a4 है, a5 a6 a7। ये किस तरीके से हम ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। इस तरीके से an जो होता है हमारा वो nth टर्म रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे टर्म्स को, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। तो अभी अगर हमें यहाँ पे d को फाइंड आउट करना हुआ तो हम d को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, d को आपको किसी भी एक टर्म को लेने से, मैंने a2 को लिया, a2 लिया, और फिर क्या करना है आपको, उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, जिसमें हमने +2 को, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐड करके हम आगे गए थे, ठीक है, फिक्स नंबर को, तो उसी वाले टर्म को, प्रीसीडिंग टर्म जो होता है हमारा, उसी को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। अभी आप किसी भी टर्म पे जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 6 वाले पे जाऊँ तो 6 वाले पे भी आपको सेम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये डिफरेंस जो होगा उनका वो हमें सेम देखने को ही मिलेगा, जो फिक्स नंबर होगा वो एक सेम ही नंबर होगा। जैसे वहाँ पे 2 था तो 2 पूरे जगह पे अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 ही देखने को वहाँ पे मिलता। तो आप इसको a6 माइनस इसका प्रीसीडिंग कौन सा a5 है, a5 मतलब इसके पिछले वाले में से आपको घटा देना है, क्योंकि देखिए ये ज्यादा है ये कम है, आपको क्या चाहिए, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसी में से ऐड करके इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a7 माइनस a6, या फिर a3 माइनस a2, इस तरीके से। तो इसका पैटर्न क्या बन जाता है हमारा कि d जो होगा वो होगा an माइनस an माइनस 1 किससे रिप्रेजेंट करेगा, उसके पीछे वाले टर्म को। अगर ये 2 है 3 है तो इसको 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, अगर ये 2 है तो इसको 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, अगर ये 6 है तो इसको 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, अगर ये 7 है तो इसको 7 माइनस 1 करेंगे तो हमें 6 देखने को मिलेगा। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाऊँ आपको तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, पहले मैं a2 माइनस a1 करूँ, a2 माइनस a1, a2 कौन सा टर्म है हमारा, सेकंड वाला, तो सेकंड पे क्या है 2, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या 1। अभी अगर a6 माइनस a5 पे करूँ तो a6 माइनस a5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू अगेन 1 देखने को मिला। अगर मैं करूँ, ये d की वैल्यू है यहाँ पे कौन सा, 7 माइनस 6, तो a7 है 7 और a6 है हमारा 6, तो माइनस 6 किया तो अगेन 1 देखने को मिला। मतलब एक फिक्स नंबर है, कौन सा है वो 1 है, 1 एक फिक्स नंबर है जिसको ऐड करके हमें AP मिलता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो 1 होगा हमारा वही कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखिए तो a3 क्या है 3 है, फिर माइनस a2 कौन सा है 2 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 देखने को मिला। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि आप जो लास्ट वाले टर्म हो या कोई से भी एक टर्म ले लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP, फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वो होता है हमारा a प्लस डी, प्लस b प्लस c, प्लस d, प्लस e, प्लस f, प्लस g, प्लस h, प्लस i, प्लस j, प्लस k, प्लस l, प्लस m, प्लस n, प्लस o, प्लस p, प्लस q, प्लस r, प्लस s, प्लस t, प्लस v, प्लस w, प्लस x, प्लस y, प्लस z, प्लस
कॉमा करते हुए चलेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, कॉमा, फिर a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d डॉट डॉट करते हुए कॉमा a प्लस nd। यह हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहाँ पे एक क्या होता है हमारा टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म अगर हम माने a को हम फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये जो d गिवन है अभी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अभी हम क्या देखेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट क्या होता है समझ लेते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अगर वो फाइनाइट है, कुछ लिमिटेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फाइनाइट एपी है, और अगर अनलिमिटेड उसमें हमें टर्म्स गिवन है, इनफाइनाइट टर्म्स अगर हमारे पास गिवन है तो उसको हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एपी which contain finite term, ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो फाइनाइट टर्म को कंटेन करता है, अपने पास रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका एग्जांपल देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया था 1 कर दें कॉमा 3 5 7 9, यहाँ पे मैं 9 के आगे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इतने टर्म रख रही हूँ। तो टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5 है, 3 2 5, 5 टर्म है, 5 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच कंटेन इनफाइनाइट टर्म, व्हाट, इनफाइनाइट टर्म इज नोन एज इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 3 5, ऐसा करते हुए अगर मैं कहाँ तक चली जाऊं, अगर मैं चली जाऊं 1 प्लस कॉमन डिफरेंस कौन सा है हमारा, देखिए एन डी होता है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 है, एन की वैल्यू आप चाहे जो रखें। तो अगर 1 प्लस 2n तक अगर हम चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा क्या इनफाइनाइट टर्म, क्योंकि कहाँ तक जा रहे हैं, इसकी एंड कहाँ है हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और ये फाइनाइट प्रोग्रेशन हो गया, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन क्या है उसमें कि जो टैक्सी है उसका फेयर मीन्स उसका जो किराया या भाड़ा जो हम बोलते हैं, उसका किराया जो है पहले किलोमीटर के लिए वो 15 लेता है, और उसके बाद जैसे आप एक एक किलोमीटर को ऐड करते जाएंगे उसमें जो फेयर था उसका 15 प्लस 8 होता चला जाएगा, मतलब 8 उसमें एडिशनल होगा, 8 को हम ऐड करते हुए जाएंगे जैसे जैसे उसका किराया, जैसे जैसे हम एक एक किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो द टैक्सी फेयर, इसको सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉल्यूशन टू द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना बताया गया था, 1 किलोमीटर के लिए बताया गया कितना 15 रुपीज, 15 रुपीज बताया गया 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर के लिए 15 है। अभी आगे अगर हम देखिए टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया कि 15 तो पहले वाले के लिए, लेकिन जैसे जैसे एक एक किलोमीटर बढ़ता जाएगा उसमें हम 8 रुपया उसमें और ऐड करते हुए चले जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 23 रुपीज। इससे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है। और अगर हम टैक्सी फेयर कितने किलोमीटर के लिए देखें 3 किलोमीटर के लिए, तो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास कितना मिल के आया 23, तो 23 तो हमारा 2 के लिए था, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 23 में 8 और ऐड करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 31। समझ में आ रही ना बात कि 8 रुपया हमको ऐड करते हुए चलना है, कब, जैसे जैसे हम एक एक किलोमीटर आगे चल रहे हैं। ऐसे 4 किलोमीटर के लिए अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 39 रुपीज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा होगा वो किस तरीके का होगा, पहले किलोमीटर के लिए तो हमें 15 मिला, फिर दूसरे के लिए 23, फिर तीसरे के लिए 31, फिर 39, इस तरीके से हमको मिलता हुआ चला जाएगा आप जितने भी किलोमीटर जाना चाहेंगे।
तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया हमारा। ये पहला क्वेश्चन था, उसमें पहले ही बोला गया था कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए लेता है वो, और उसके बाद जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर बढ़ाते जाते हैं उसमें 8-8 रुपया उसके किराए में वो जोड़ता जाता है। तो उसी के हिसाब से हमने किया। टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर 15 रुपया गिवन था। दूसरे के लिए हमने 15 जो जितना हम चल चुके हैं, हम कितना 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो उसमें हम 8 को और ऐड करेंगे तो हमें उसका टोटल किराया 2 किलोमीटर का मिलेगा। अभी अगर हम 3 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो उसका किराया जितना हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं उसमें हम 8 को और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। इस तरीके से 4 किलोमीटर के लिए अगर आप चाहें तो इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या हुआ देखते हैं। पहले भी मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक सिलेंडर को बनाती हूँ इस तरीके से। इसमें क्या लगा हुआ है, ये इधर एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, इस पे एक ये पंप लगा हुआ है। तो बोला क्या गया कि जब इसको हम इस तरीके से पंप करेंगे तो इसमें से 1/4 एयर जो होगा वो बाहर निकलेगा। किसमें से, जितने भी इसके अंदर एयर होंगे, पूरे इसके अंदर क्या है, एयर फिल्ड है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर पूरे एयर जो है हमारे वो फिल्ड है। तो जब जितनी बार ये पंप होगा उतनी बार इसका जितने भी इसमें एयर है उसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें 1 यूनिट का वॉल्यूम है, 1 यूनिट का वॉल्यूम है, और इसमें से रिमूव कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो रिमेनिंग हम अगर निकालें तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 1 हमारे पास था, उसमें से हम जितना बाहर निकल गया उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर इस डिब्बे में मान लीजिए कि 8 लड्डू हैं, 8 लड्डू हैं, तो एक बार में अगर मैंने हाथ डाला और मैंने 2 को निकाल लिया, 2 को निकाल लिया तो 2 चले गए बाहर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर लड्डू बचे कितने। तो क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास कितने थे, 8 थे टोटल में से हमने जितने को बाहर निकाला उतने को हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसके अंदर कितना है वो पता चल जाएगा। बात आई समझ में। इसके अंदर 8 लड्डू थे, तो अगर 8 में से मैंने एक बार में 2 को निकाल लिया, दोनों को अपने इस साइड में भर लिया पूरा, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर बचे कितने, वो हम कैसे निकालेंगे, पूरे टोटल हमारे पास 8 थे, 2 मैंने खा लिए तो बचे अंदर कितने, 6 बचे। तो इसी तरीके से एक बार में जितनी एयर बाहर निकली 1/4 बाहर निकली। इसके अंदर अगर हम माने 1 यूनिट का वॉल्यूम है तो अगर इसमें से पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना बाहर निकला तो हमें अंदर कितना है वो पता चलेगा। तो रिमेनिंग बचा कितना हमारे पास, वो कितना हो जाएगा 4 - 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4। इतना समझ में आया 3/4। अगर हम मान लें कि हमारा वॉल्यूम v है तो उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना 3v/4, यहाँ में 3/4v, 3/4v हमारे पास इतना वॉल्यूम बचेगा। पहले वाले में 3/4 निकला, फिर करेंगे तो फिर 3/4 बचेगा, 3/4 इस तरीके से करते हुए हमारे पास कितना आएगा 3v/4 का पावर एंड जितने टाइम्स आप इसको पंप करेंगे। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला क्या गया कि अगर हम 1 मीटर के लिए खोदते हैं तो अगर हम किसी मजदूर को लगाते हैं, अगर वो 1 मीटर तक की खुदाई करता है तो हम उसको 150 रुपया देते हैं, 150 रुपया सिर्फ 1 मीटर के लिए। अगर उसके बाद उसने बोला कि मैं 2 मीटर की खुदाई करूंगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 150 में 50 को ऐड करके, ठीक है। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे 1-1 मीटर को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसमें 50 रुपया ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको टैक्सी वाला बताया था ना, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। पहला हो जाएगा हमारा 150, फिर 150 में हम 50 ऐड करेंगे क्योंकि दूसरा मीटर के लिए, ये फर्स्ट मीटर एक पहले मीटर के लिए। उसके बाद दूसरे मीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 150 प्लस 50 करेंगे, 150 प्लस 50, और तीसरे मीटर के लिए 150 कितने हो जाएंगे 200, फिर उसमें भी प्लस 50 करेंगे ऐड। इस तरीके से करते चले जाएंगे तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ए और डी पता चल जाएगा तो आप इसको इजीली करते हुए आगे चले जा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जैसा कि हमने देखा था, फर्स्ट टर्म उसमें 150 था और डी जो कॉमन डिफरेंस जो हमको बार बार ऐड करते हुए जाना है वो 50 था। तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे। अभी यहाँ पे भी देखिए ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो गिवन है, ए की वैल्यू 10 गिवन है और डी की वैल्यू भी 10। ए क्या होता है हमारा, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है डी।
तो अगर हमको निकालना है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है किसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इस तरीके से करते हुए हम एंड सो ऑन, इस तरीके से करते हुए हम आगे तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 10, दूसरा क्या होगा a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, फिर क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये हो गया 10, यहाँ से 10 10 20, यहाँ से 10 और ये 20, ये हो जाएगा 30, यहाँ से 10 ये हो गया, ये 30 40, ऐसे फिर आप बोलेंगे 50 एंड सो ऑन। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो ये कब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें क्या गिवन है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है इसी टाइप का, ए और डी टाइप का। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे करते हुए हम करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे हमको, यहाँ पे करना है ए की वैल्यू क्या गिवन है -1.25 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस में, या फिर अभी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम दोनों जगह पे माइनस का यूज करते हुए चलते हैं। फिर कर देते हैं यहाँ पे प्लस, फिर -0.25। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर आप चाहें तो आप इसमें सीधा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया -1.25 पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये ऐड हो जाएंगे तो -5 कितने हो जाएंगे 0, और ये 2 to 4 है 5.1, इतना मिल गया। अब नेक्स्ट वाले में इसमें हम फिर क्या करेंगे -1.50 में फिर कितने को ऐड करेंगे -0.25 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.5 इधर आ गया, और 5 to 7 1.75। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -1.75। अब -1.75 में फिर हम किसको ऐड करेंगे -0.25, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ही हम ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 5 0 7 3 10 का 0, एक गया इधर 2, इतना। तो हमें कितना देखने को मिला -2.00 एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमारा आता हुआ चला जाएगा। मतलब जितना भी आपको मिलेगा उसमें आपको -0.25 को ऐड करते हुए चले जाना। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ये हो गया -1.25, फिर -1.25 प्लस -0.25, फिर क्या हो जाएगा -1.25 हाँ -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5 2 10 हो जाएगा, 0 क्या गया 1, 2 2 4 5, मतलब हमें यहाँ से यही देखने को मिला -0.50। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, मिलेगा -1.75। तो इस तरीके से चाहे तो आप इस तरीके से करिए, चाहे फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके करिए, दोनों से ही आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस डी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप चाहें तो आप इसमें से किसी भी एक टर्म को लीजिए, जैसे मैंने ये थर्ड वाले टर्म को लिया, और उसके प्रीसीडिंग टर्म जो कि 5/3 मतलब उसके पिछला वाला जो टर्म है उसमें आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा डी। तो अगर मैं मानूं कि ये ए है, A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, इस तरीके से अगर मानूं, तो डी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तो हो जाएगा A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3। इस तरीके से करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसके कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पे शायद इस तरीके से कुछ गिवन है। तो पहला हम क्या करेंगे, A2 - A1 से ही इसको फाइंड आउट करेंगे। तो D = A2 की वैल्यू कितनी है 5/3, फिर -1/3 A1 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का डेनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 1/3 = 4/3। तो आप क्या करिए, आप इससे भी और इससे भी चेकआउट करिए कि क्या ये जो कॉमन डिफरेंस D आया, क्या ये सबके लिए सेम है या नहीं। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए A1 ये रहा, A2, A3 और A4। तो क्या करना है, D को फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी हम A2 - A1 करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा 1.7 - 0.6। तो जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 6 करेंगे तो 1 मिलेगा 0.1। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1.1 मिला। अभी आप चाहें तो A3 - A2 से भी निकाल सकते हैं इसमें, और A4 - A3 से भी निकाल सकते हैं।
तो आप इन सबसे इसको चेकआउट करिएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें का मैंने पहला ले रखा है, इसमें बोला है कि क्या ये जो सीक्वेंस या फिर जो कुछ भी लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास गिवन है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे या नहीं। तो मैंने आपको बता रखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी फॉर्म हो सकता है जब उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को वो फॉलो करता हो या उसमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हुए चलें। तो कैसे देखेंगे, अगर उसका कॉमन डिफरेंस डी सभी जगह पे सेम है तो हम बोलेंगे कि हाँ एक फिक्स्ड नंबर ही ऐड हो रहा है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका, तो यहाँ पे देखते हैं डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। अब फिर दूसरा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। अभी तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 16 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 8। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पे किसी फिक्स्ड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हम किसी भी फिक्स्ड नंबर को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी भी एपी को फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कहीं पे भी सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं करेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपको बताया था 1 3 5 7 8 9 11। तो यहाँ पे क्या होता था कि हम सिर्फ एक फिक्स्ड नंबर 2 को ही ऐड करते थे, 2 ही रहता था हमारे पास। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे पहले 2 था तो हमने यहाँ पे फिर 4 कर दिया, फिर यहाँ पे 8 कर दिया, इस तरीके से नहीं करते थे। एक फिक्स्ड नंबर हमारे पास होना चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर जिसको हम ऐड करते चले जाएं और हमें आगे वाला टर्म मिलता जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे नो दिस इज नॉट एपी, और ये कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है किसी भी जगह पे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए हम इसको देखेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करता है या नहीं। अगर करेगा तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इसके आगे आने वाले 3 टर्म को हम और भी यहाँ पे लिखेंगे। कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो हमको इसको 7 तक लेके जाना है। तो पहले डी को देखेंगे, अगर डी सभी जगह पे सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा ये बना रहा है। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू -3.2 माइनस 1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 2 2 0, 3 माइनस 1 2 हो गया 2.0 माइनस। तो यहाँ पे तो हमें -2 कॉमन डिफरेंस देखने को मिला है, जो डी है हमारा वो -2 है। अभी फिर देखते हैं किसके लिए, a3 माइनस a2 के लिए। a3 माइनस a2 तो -5.2 फिर -3.2, ये हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2, ये हो जाएगा क्या हमारा 2 माइनस 2 0 हो गया, 0.5 माइनस 3 करेंगे तो 2, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हमें फिर देखने को क्या मिला कि डी की वैल्यू -2 आई। तो मुझे लग रहा है कि सभी जगह पे आएगी, आप इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा किसमें, a4 माइनस a3 करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना, अभी हमें इसके आगे वाले स्टेप्स को बताते हुए जाना है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ गया तो ये एक एपी को फॉर्म करेगा। अब इसके आने वाले स्टेप जो हमारा देखिए a1 a2 a3 a4 तक गिवन है। अब हम a5 करेंगे, a5 कैसे करेंगे, a4 प्लस डी करके, a4 प्लस डी करके हम a5 को निकाल सकते हैं। तो a4 की वैल्यू कितनी है, -7.2, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस -2 गिवन है तो -2, तो क्या हो जाएगा -7.2 फिर -2 विच इज इक्वल टू 7 2 9 -9.2, इतना मिला हमें a5। अब हमें क्या चाहिए, a6 कैसे निकालेंगे, a5 प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, a5 की वैल्यू कितनी है -9.2 प्लस डी की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस हो सीधा माइनस करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 2 11 -11.2, इतना मिल गया। अभी a7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a6 प्लस डी विच इज इक्वल्स टू -11.2 -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस करें क्योंकि होता है यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा 13.2 माइनस में। तो ये हमारे 3 टर्म्स और बढ़ा के हमने यहाँ पे लगा दी। अब आप इन तीनों को यहाँ पे ऐसे लिख करके फिर डॉट 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 कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अभी हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन गिवन है, इसमें कैसे करेंगे देखिए, डी निकालेंगे सबसे पहले, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा a, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू a, तो d बराबर क्या करेंगे 4a माइनस 3a विच इज इक्वल्स टू a। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अब हम क्या करेंगे a को ऐड करते हुए चले जाएंगे। 4 तक गिवन है, हमें 5वां टर्म चाहिए, 6वां और 7वां, a5 a6 और a7 हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4a मतलब a4 प्लस डी करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें a देखने को मिला, तो ये हो जाएगा 4a प्लस डी की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 है, यहाँ से हो जाएगा 5a प्लस a विच इज इक्वल टू 6 है,
फिर यहाँ से 6a + a इज इक्वल्स टू 7 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, a² a³ a4। तो d के लिए हम क्या करेंगे, d के लिए हो जाएगा a² - a। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a को कॉमन किया बचा a - 1, a को कॉमन किया तो a - 1। फिर दूसरा जब करेंगे तो a³ - a², तो यहाँ से a² को कॉमन लेंगे तो बचेगा a - 1। फिर जब तीसरा करेंगे तो a4 - a3, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, a3 a - 1। यहाँ से हमें दिखने में क्या आ रहा है कि यहाँ से जो d की वैल्यू है वो कहीं पे भी सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख देना, नो इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज हियर द वैल्यू ऑफ d इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है इसका सॉल्यूशन। अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखना है, तो d के लिए हम क्या करेंगे, √8 - √2 क्या होता है, ये a1 a2 a3 a4। तो a2 - a1 किया हमने, a2 - a1 किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 का आपको फैक्टर देखना है तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8 और 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 1 = 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर। देखिए अंडर में 2 का स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं -√2। तो क्या 2 का स्क्वायर बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 √2 - √2। अब देखिए अगर आपके पास 2√2 है फिर 1√2 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1√2 मिलेगा, मतलब यहाँ से 1√2 मीन्स √2। इतना हो गया, एक कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी अगर हम करें किसके लिए, 18 - 8 के लिए, d निकाले फिर अंडर में 18 - 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। हमें पता चल गया कि 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 18 को 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो 3 स्क्वायर है बाहर जाएगा तो रूट के, तो बिना रूट के हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3√2 - 2√2 हो गया। तो 3 - 2 करेंगे अगेन 1 मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो गया अंडर रूट 2, 3 और यहाँ पे 2, तो 3 - 2√2 कितना हो जाएगा 1√2। और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि इसके बाद भी ये सेम ही आने वाला है, अंडर रूट 32 - अंडर रूट 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप चेकआउट करिएगा, ये आएगा 4√2 और ये आएगा 3√2। 18 को हम जानते हैं कि 3√2 होगा, यहाँ से फिर हमें √2 देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस d। तो इसके आगे के टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें √2 को ऐड करके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके आगे के 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, उसको आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी, और इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमसे nth टर्म पूछ लिया जाए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो हम उसमें nth टर्म को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, आज देखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2, इस तरीके से करके हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। a1 जहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। a1 को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसको a मान के ही चलते हैं। a2 क्या होता है, a2 होता है सेकेंड टर्म, क्या होता है सेकेंड टर्म। और a2 को हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए जब हम पहले टर्म में जो हमारा d क्या होता है, यहाँ पे d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है जब हम उसको ऐड करते हैं किसमें, पहले वाले टर्म में, तो हमें मिलता है हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। और a3 क्या है, a3 है हमारा थर्ड टर्म। जब हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म में a2 में क्या ऐड कर दें, अपना कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, तो हमें a3 मिलेगा। कैसे देखते हैं, हमारे पास पहला टर्म 1 गिवन है और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना गिवन है, हम मान लेते हैं कि 2 गिवन है। तो अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना होगा, मान लेते हैं ये a1 है, a1 मान के अभी चल रहे हैं, a1 की वैल्यू 1 गिवन है और हमें a2 अगर फाइंड आउट करना है, तो a2 में हम वही कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आगे बात, अगर हमें अब a3 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम अपने सेकेंड टर्म में a2 में फिर को कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3, कॉमन डिफरेंस है 2 और ये हो जाएगा 5। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, हमारे पास फर्स्ट टर्म a गिवन है और सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम a में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जब हम उसको वहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारा सेकेंड टर्म हमें दिखाई देगा। अब a3 थर्ड टर्म, जब हमारे पास a2 आ गया, a2 में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा 2 ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो उसी तरीके से इसको भी करना है। अब देखते हैं
कि इससे हम nth टर्म को फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे। हमारे पास a2 क्या है, a2 है हमारे पास a प्लस डी। अच्छा a प्लस डी है, अब हम d के आगे अगर इस तरीके से लिखें, क्या लिखें, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या इसके ऊपर कोई डिफरेंस आने वाला है, इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम a प्लस 1 इंटू डी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम a3 को अगर देखें, a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी होगा। a2 में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें a3 मिलेगा। तो यहाँ से हमें अगर हम a2 की वैल्यू को यहाँ पे रखें तो a प्लस 2 माइनस 1 डी प्लस डी ये होगा। या फिर अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से देखें, a प्लस 3d, a प्लस 3d हो जाएगा, सॉरी a प्लस 2d होगा यहाँ पे। ठीक है, a प्लस 2d, एक d से d कैंसिल होकर 2d बचेगा। अच्छा यहाँ पे अगर 1 था तो हमने उसको 2 माइनस 1 किया। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 किया हमने। ठीक है, उसी के फॉर्मेट में हमें लेके चलना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने 2 माइनस 1 किया, जिससे इसी के एक फॉर्मेट में ये चलता रहे। अगर इसी तरीके से हमें a4 को फाइंड करना हुआ, a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी। a3 में जो कॉमन डिफरेंस है, जब हम उसको ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, a4 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम a3 की वैल्यू को रखें, मीन्स अगर यहाँ पे a प्लस 2d रखें, यहाँ पे 2d रख रहे हैं और फिर प्लस d करें, तो हमारे पास कितना आएगा, a प्लस 3d आएगा, a प्लस 3d। अब हमें इसको 4 के फॉर्मेट में बनाना है कि d की जो वैल्यू है या फिर n की जो वैल्यू है वो कुछ 4 के फॉर्म में करके है, क्योंकि यहाँ पे हम a4 निकाल रहे हैं, फोर्थ टर्म को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह पे n रख दूँ तो जहाँ 4 होगा वहाँ पे मुझे n करना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं, पुटिंग 4 इज इक्वल्स टू n। अभी हम सभी में करके एनालाइज करेंगे, पहले 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में। अगर ये सबकी जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ n को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a n इज इक्वल्स टू, अगर इसमें देखें तो a प्लस n माइनस 1, 4 की जगह पे n रखना है, n माइनस 1 इंटू डी ये होगा। अगर n के लिए हम देखेंगे तो n में से 1 को घटाएंगे तभी वो आगे आएगा किसके, d के। फिर अभी अगर हम 3 की जगह पे n रखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम n की जगह पे क्या रखें, 2 की जगह पे अगर हम क्या रखें, n रखें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वाला टर्म, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से सभी जगह से एनालाइज करने के बाद हमें क्या मिला कि ये जो a n है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे a4 था तो यहाँ पे क्या था, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम a5 पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से जब हम an पे जाएंगे तो यहाँ पे an होगा और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि जहाँ पे 4 था वहाँ पे 4 माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 करेंगे उसको d हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, an की। अब इस पे बेस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ये एग्जांपल है आपकी बुक का, फाइंड 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे इतना गिवन है, तो क्या है कि हमें 10th टर्म मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 10। ये आपके बुक में गिवन होगा आपके क्वेश्चन में कि आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, वो n आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 10th टर्म है, हमें फाइंड करना है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने गिवन है, ये गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n की वैल्यू हमें सीधे सीधे दिख रही है कि 10, फाइंड यही करना है, n की वैल्यू को, nth टर्म को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 10 है और हमें फाइंड क्या करना है, an को। ठीक है, अभी हमने पढ़ रखा है कि an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म। a क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है यहाँ पे देखने पे 2 मिल रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 10वां टर्म है, फाइंड करना है 10वें टर्म को, लेकिन n की वैल्यू कौन सी है, 10th है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल गई।
अब फाइंड करना है अगेन यहाँ पे डी, जितने टर्म्स दिख रहे हैं उन सबको हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो डी क्या होगा, डी होगा हमारा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, किसी भी हम दो नंबर्स को अगर क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, डी की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम 7 माइनस 2 करें तो 5, ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई। अब an फाइंड आउट करना है, मतलब a10 फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जब हम लोग n की वैल्यू को रखेंगे, पहले a की वैल्यू को रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 है, फिर माइनस 1 इंटू में 5 है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, यहाँ से 9 5 जा 45 और ये 45 प्लस 2 47। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई, a10 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 47। तो इस तरीके से करते हैं जब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो तब। अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे आपके पास सिर्फ कोई टर्म जैसे a5 गिवन होगा या फिर a6 गिवन होगा, उससे आपको फाइंड आउट करना होगा किसी तीसरा टर्म, जैसे मान लेते हैं a11, इस तरीके से। तो उसमें किस तरीके से करेंगे अब हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा बनाना है, जहां पे हमारे पास थर्ड जो टर्म है वो 5 की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 5 है, और सेवंथ टर्म की जो वैल्यू है वो 9 है। अभी इसमें क्या बस इतनी थोड़ी सी चीजें बताई गई हैं कि थर्ड टर्म 5 है, सेवंथ टर्म 9 है। अब इससे हम कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड टर्म मीन्स a3, ये कितना है, ये है 5, और सेवंथ टर्म मीन्स a7, वो कितना है 9। देखिए ये 9 उसकी वैल्यू होगी और ये a7 क्या होगा, टर्म होगा। तो अब देखिए हम जो जनरल फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। और अगर मैं यहाँ पे a3 करूँ, a3 का मतलब क्या हो गया कि मैंने n की जगह पे 3 को पुट कर दिया है यहाँ पे। तो अगर मैं a3 करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। और जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगी 5, यहाँ पे गिवन है कि वो हमारी 5 होगी। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर a है। अभी अगर मैं यहाँ पे फिर अगेन n इज इक्वल्स टू 7 पुट करूँ, जो कि an क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं a की जगह पे n की जगह पे अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा कि a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 9, जो कि 9 के इक्वल आएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। और ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा d। तो a और b को हम एक साथ में लेके करते हैं। देखिए a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। तो आप इसमें कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, जो लगाना वो लगाइए। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा -4d और यहाँ से मिलेगा -4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू को निकालूं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो d की वैल्यू मुझे देखने को मिली वो कितनी आ गई है 1। अगर मैं d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, मान लेते हैं a में या फिर b में रख दूं, तो मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जैसा हम x y करके करते हैं, अगर यहाँ पे मैं x कर लूँ या फिर यहाँ पे y कर लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखिए d की वैल्यू को मैं किस में रख दूं, अगर a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 में, तो मुझे यहाँ से n की वैल्यू भी देखने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 मीन्स a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई जो कि है 3 और d की वैल्यू मिल गई जो कि है 1। अब इन दोनों की वैल्यू मिलने के बाद हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम फॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। देखिए अब a की वैल्यू, a मीन्स a1 जो कि है 3, d की वैल्यू कितनी है 1। अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, a पहला a होगा, दूसरा हो जाएगा a प्लस d, तीसरा हो जाएगा a2 प्लस d, मीन्स जो दूसरा टर्म मिलेगा उसमें d को ऐड करके इस तरीके से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो पहला टर्म है हमारा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस d मीन्स 1, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सीधा लिखते हैं, कितना 4। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना 5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5।
फिर उसके बाद 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा सेकंड टर्म और ये होगा हमारा थर्ड टर्म। इसी के साथ ये होगा फोर्थ, ये होगा फिफ्थ। अगर मैं और आगे चलूँ तो ये इधर आएगा हमारे पास 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये 9 वाला टर्म होगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 6, जो कि हमारे पास गिवन था। क्या गिवन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें थर्ड टर्म क्या है हमारा 5 है। थर्ड टर्म 5 है, मतलब यहाँ पे देखने पे भी क्या पता चला कि थर्ड टर्म हमारा 5 है। यहाँ पे 7th टर्म 9 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 7th टर्म जो है हमारी वो कितनी है 9th है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर जो होंगे हमारे पास वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं तो मैं क्या बता सकती हूँ, पहला कौन सा होगा 10 होगा। अगर मैं 2 डिजिट से स्टार्ट करूँ तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। लास्ट में क्या आएगा 99, 98, 97। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है कि इसमें से कौन से होंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं 10 के लिए देखूं तो क्या 10 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 11 नहीं होगा, 12 है, फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 है, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 है। तो यहाँ से मुझे कितना देखने को मिल गया 12, 15, 18। अगर मैं लास्ट से देखूं तो ये क्या हो जाएगा 9, 7, 16, 6, 1, 7 नहीं होगा, और 9, 9, 18 होता है, ये हो जाएगा 17, 7 + 8 नहीं होगा, 9, 9, 18, 8 + 1 9, ये क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ से किस तरीके से हो जाएगा ये 99। लास्ट टर्म हमारा an जो कि लास्ट टर्म होता है वो 99 मिला, और a1 क्या मिला 12, a2 कितना मिला 15 और a3 कितना मिला 18। तो अब ये हमें चेकआउट करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा तब हम उसमें चेक करेंगे, तभी चेक करेंगे कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे हमारे पास, बीच में और कितने नंबर आएंगे। अभी इसमें कई सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो अभी हम उसको इस तरीके से करके तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखेंगे किस तरीके से होगा। चेकआउट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे ये a1 मतलब मीन्स क्या करेंगे a2 - a1, d को फाइंड आउट करने के लिए a2 - a1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 - 12 विच इज इक्वल्स टू 3। फिर अगर मैं फिर देखूं तो यहाँ पे मैं करूँ a3 - a2, तो ये हो जाएगा 18 - 15 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे अभी दो को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं बताऊं कि अब इसमें हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात तो ये कितने नंबर्स होंगे, हाउ मैनी नंबर्स, मतलब हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स। तो दो डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो हमें जो डिविजिबल होंगे 3 से। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी n को फाइंड आउट करना है, d भी हमारे पास आ गया, a भी हमारे पास है, an भी हमारे पास है, सिर्फ एक चाहिए, कौन सा चाहिए n चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी है। तो a को इधर लेके आए तो -a, और ये अपॉन में d इज इक्वल्स टू n - 1। n1 को भी इधर लेके आए तो 1 प्लस an - a अपॉन में d इज इक्वल्स टू n की वैल्यू इतनी कुछ होगी, और इन तीनों की वैल्यूज हमें पता, अगर इसमें रख दे तो मिल जाएगा। रखते हैं 1 प्लस an की वैल्यू 99, a की वैल्यू है 12 अपॉन में d की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल्स टू n। अब अगर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से 8 अपॉन में 3, और अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 9 27 इज इक्वल्स टू n। और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 30। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे दो डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होंगे वो होंगे हमारे पास 30। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। और पीछे देखिए आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 गिवन है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। तो इन सब में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना ही है। जैसे ये पहला वाला है तो उसमें an की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो d है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a की वैल्यू को फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है,
यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे n को फाइंड आउट करना और यहाँ पे भी an को फाइंड आउट ही करना है। तो ये 5 के 5 में करना है, मैं आपको 2 बता दूंगी, लास्ट के जो 3 है वो आप खुद से कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, इस पे बेस्ड मैंने एग्जांपल आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको इसको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में हमने nth टर्म ऑफ AP पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है वो हमने देखा था। तो वहां से an इज इक्वल टू हमने क्या देखा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखना है। हमें a की वैल्यू गिवन है, क्या है वो 7, d की वैल्यू गिवन है, क्या है 3 है, n की वैल्यू गिवन है, क्या है 8 है, और an हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को रखें तो an तो फाइंड आउट करना ही है हमें, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक, और n की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 3 है। अब देखिए n की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे हम 8 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a8 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब 8th टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 प्लस 7 क्रॉस 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21, यहाँ से कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से a8 की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिल गई 28। n की वैल्यू जो थी उसमें यहाँ पे भी रख देना, n की वैल्यू हमें 8 यहाँ पे गिवन है तो n की वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। ये था हमारा पहला पार्ट। अब अगर दूसरा करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू है -18 और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू है 10 और an की वैल्यू कितनी है 0 है। तो d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में ही हम d को सेपरेट यहाँ से कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू रखनी होगी यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से an माइनस a इधर आएगा तो माइनस a होगा, अपॉन में ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आएगा तो डिवीजन में, इधर आएगा तो डिवीजन में होगा, इक्वल के इधर इज इक्वल टू डी। अब d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कुछ बचा है यहाँ पे रख देना है। an की वैल्यू है 0, माइनस a की वैल्यू कितनी है 18 है, -18 तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी। अब अगर यहाँ से देखें तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, d की वैल्यू को हम 2 रखेंगे। और यहाँ पे an की वैल्यू को हमने कितना फाइंड आउट किया था 28, तो यहाँ पे रख देंगे। तो इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ही जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, ऐसा तो है नहीं कि इसमें से किसी 2 वैल्यूज को पूछा हो आपसे, सभी में क्या है कि एक एक वैल्यू ही सिर्फ पूछी गई है, तो आप इसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 सब क्वेश्चन है, तो ये पहला वाला मैं बता रही हूँ, दोनों एक ही टाइप के हैं। इसमें 30th टर्म पूछा हुआ, उसमें 11th टर्म पूछा गया, बस बात इतनी है। तो देखिए क्या बोला गया कि 30 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, 30 नंबर वाला टर्म जो कि किस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो ये ऑप्शनल है, इसमें दिया गया कि 97 होगा, 77 होगा कि -77 होगा या फिर -87 होगा। तो सबसे पहले जो कुछ भी गिवन है हमारे पास हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमें अगर पहले मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP को ही लिखूँ तो AP क्या है हमारे पास 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखने पे मुझे फर्स्ट टर्म कौन सा दिख रहा है 7, और अगर मैं d की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो d हो जाएगा 7 माइनस 10 मीन्स a2 माइनस a1, a2 माइनस 7 कर दे तो यहाँ से देखने पे मुझे d की वैल्यू -3 मिली। अब n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, जान लीजिए अगर 30 टर्म गिवन है तो मीन्स वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है 30 है और a30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस बात इतनी सी है यहाँ पे। तो an इज इक्वल्स टू हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हम पिछले लेक्चर से यही बस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे करें a30 तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -3 है, यहाँ से 10 प्लस 29 क्रॉस -3 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इधर गया 2 87 -87। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये 77 किसकी वैल्यू आ गई a30 की वैल्यू। तो अब हमें ये चेकआउट करना है कि क्या ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। तो पहला है a97 विच इज रॉन्ग, b77 विच इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ में है, c है -77 जो कि सही है और ये d वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत आ गया। तो सेकंड वाला इसका सब क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करेंगे। इसको
उसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, तो पहले वाले के लिए हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखना। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीक्वेंस के साथ में चल रहा है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से हम बोलेंगे, ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर पहला वाला अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि a1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, a1 मीन्स a, और जो a2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। a2 मीन्स ये जो an होता है ना, वहाँ पे n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और a3 की वैल्यू ऊपर देखने पे हमें पता चल रहा है कि 26 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर करके d की वैल्यू निकालूं तो इसको हम इजिली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। d की वैल्यू हमारे पास चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या फिर a3 में सीधा करते हैं। हाँ, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर a3 करूँ मैं, n इज इक्वल टू क्या करूँ, 3 करूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 गिवन है प्लस n की वैल्यू यही रिप्रेजेंट करता है। देखिए तो ये क्या है, 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2d हो जाएगा, और a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 26। तो यहाँ पे हम 26 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d, ये इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 1 2। हमें मिल गया d की वैल्यू कितनी मिल गई, हमारे पास 12 आ गई d की वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है हमें, a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से इसमें n की जगह पे 2 रख देना है, वही काम किया, कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 2 है, प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू में d मीन्स 12। तो ये कितना आ गया, 12 टू द 24, 12 टू द 24 हमारे पास आ गया। सॉरी 12 टू 14 होगा, ऐड कर रहे हैं तो 12 टू 14। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 आ गई, a2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14। अभी अगर हम इसका क्या देखें, अगर हम इसमें देखें d हमारा जो है वो 12 आता है कि नहीं, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 12। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास 12 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को भी करना है, दूसरा वाला कर रहे हैं, उसके बाद आगे का सारा आप करेंगे। तो दूसरे वाले में जो आपके पास सबसे पहले गिवन होता है हमें उसी को लिखना रहेगा। देखिए गिवन क्या है, a2 की वैल्यू कितनी है, 13, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, a4 की वैल्यू 3। अब इन दोनों को कंपेयर करके मुझे पहला टर्म चाहिए और d चाहिए, तभी मैं तीसरे वाले को निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, इस पे बेस्ड मैंने एक एग्जाम्पल भी लास्ट लेक्चर में बता रखा है। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया a प्लस डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 13 के, तो 13। अभी अगर मैं a4 करूं तो a4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर करूं तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, हमारे पास इतना आ गया। अब ये a माने और ये b, इन दोनों को क्या कर दें हम, कंपेयर करें तो हमें a और d की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो एक पास इनको लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा माइनस 2d, यहाँ से बचा माइनस 10। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। 2 इधर जाएगा तो 2 5 जो 5, d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। d की वैल्यू 5 अगर हम किसी में भी रख दें तो हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। चलिए इस वाले में रखते हैं d की वैल्यू को, तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 13 होगा, a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7, सॉरी 8 होगा, यहाँ से 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। अब क्या करना है, पहला टर्म मिल गया हमारे पास, d की वैल्यू आ गई। अब हमें थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है, मीन्स a3 को। a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 8 है, और ये 2d, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या कर दिया 5, 8 + 10 विच इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 8, 18। तो इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले का हम पूरे एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है, यही फॉर्मूला है हमारा, बस बात खत्म। तो इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि क्या है हमारा 3 8 13 18, 3 8 13 और 18 में कौन सा टर्म क्या है हमारा 78। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म, मतलब n कौन सा है हमें ये नहीं पता, विच टर्म हमारा रिप्रेजेंट करता है n, तो कौन सा है n हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है कि an की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 78 होगी। यही पूछा गया कि किस टर्म की जो वैल्यू होगी वो 78 होगी यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। अब यहाँ से d की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 8 - 3 करके d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 - 3 विच इज इक्वल्स टू 5, डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब यहाँ पे हम ए एन की वैल्यू भी 78 गिवन है, और ये सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमें किस में पुट कर देना है, सीधा सीधा इसमें कर देना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, तो यहाँ से ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ए एन की वैल्यू को रख देना, मीन्स 78 - 3 अपॉन में 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, ये एन है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इतना होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले जो 5 से लेके 9 तक के वो सारे के सारे उसी से मिलते जुलते, सिर्फ an का यूज करके आलतू फालतू काम करना है उसमें। अब क्या करना है, देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 17th नंबर का जो टर्म है वो एक्सीड करता है किससे 10 नंबर के टर्म से, कितना 7 मतलब ज्यादा है कौन सा 17th नंबर का टर्म 10 वाले से 7 ज्यादा, आप इस तरीके समझिए। तो हमें क्या करना है, उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है उसको हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो अभी तक करते आ रहे हैं वही इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है उन सबसे डिफरेंट है। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A17 अगर हम n की वैल्यू को 17 रखें, देखिए टर्म अगर आ गया साथ में तो मतलब वो n को रिप्रेजेंट करता है, आप ये ध्यान में रखिए। तो n की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 17 हो गया ये a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से a प्लस 16d हो गया हमारे पास ये A17। अब अगर हम n की वैल्यू को 10 रखें तो क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 9d, किसकी वैल्यू A10 की वैल्यू। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7 है। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को ही बोला गया कि जो 17 नंबर का टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है कितना 7 नंबर, किससे ज्यादा है जो 10th टर्म की जो वैल्यू है उससे। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को रखेंगे, A10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है इतनी, और A17 कितनी, तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 7d इज इक्वल्स टू 7, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो यही फाइंड आउट करना था d की वैल्यू, उसको हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, तो इसमें है विच टर्म ऑफ एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कौन सा टर्म विल बी मोर देन, कितना मोर देन है 1 मिनट मुझे चेक कर ले दीजिए, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ऐसा कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा उसके 54 वाले टर्म से। तो कुछ बच्चे इसको देख के घबरा गए होंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना गिवन है पहले उसको पूरा का पूरा उतार लीजिए, जितना भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्या चेकआउट करना है कि उनका जो डिफरेंस निकालिए, मान के चलिए कि वो कोई nth टर्म है जो आपका 54 वाले से ज्यादा 54 वाले से 132 ज्यादा है, तो उसको आप n मान के चलिए और इन दोनों का डिफरेंस आप 132 कर दीजिए, और आपके पास a की वैल्यू भी गिवन हो जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास d की वैल्यू भी आ जाएगी, तो कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए पहला टर्म है हमारे पास 13
सॉरी 3, यहाँ से देखने पे पता चल रहा है। और डी क्या है हमारे पास, 15 माइनस 3 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 12। डी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब 54 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, 54th टर्म की वैल्यू को कैसे, देखिए एन की वैल्यू को 54 रखेंगे तो ए 54 होगा, यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ए की वैल्यू है 3 प्लस 54 माइनस 1 मीन्स 53 क्रॉस 12। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 36 का 6 इधर गया 3, 63, ये इतना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 639। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए 54 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो ए एन होगा, मान लेते हैं वो कोई nth टर्म है, वो क्या है, इससे 132 ज्यादा है, मतलब अगर हम इसमें 132 को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये ए एन की वैल्यू, क्योंकि वो इससे 132 ज्यादा है, मतलब ये अगर 639 है तो वो उसमें 132 को ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू उसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से 9 2 11, 3 3 6 1 7 और इधर से 6 1 7, कितनी वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई, 771 ए एन की वैल्यू। अब हमारे पास सारे का सारा गिवन है, हमें सिर्फ एन फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टर्म होगा, टर्म कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, विच टर्म, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है उसका। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 771, माइनस में ए करेंगे, इधर आएगा तो माइनस में 3, अपॉन में क्या हो जाएगा डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 771 है, मतलब जाएगा 768 बाई 12। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 768 को 12 से, प्लस 6 72, इधर आ गया 4, इधर आ गया 8, 12 4 48, कैंसिल आउट हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 65। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 65 आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए वही मैं करा रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं अपने जो और सारे क्वेश्चन गिवन हैं उनमें से। तो ये वाला डिफरेंट है, अभी 11 के बाद जो 12 13 थे वो सिमिलर थे, उसका एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, तो आप पहले वाले में भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो दूसरा है 13 नंबर का, उसका एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन जो है, तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल होंगे 4 के। मल्टीपल का मतलब समझते हैं, जिसको हम 4 से डिवाइड कर सके, जिसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसे नंबर्स। जैसे अगर मैं ले लूँ 16, तो 16 को हम 4 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, या फिर 12 ले लूँ तो 12 को हम 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 16 में 4 का मल्टीपल है। अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूँ तो ये 5 क्रॉस 2 है, तो 10 4 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको हम 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10 से लेकर के 250 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना है, स्टार्टिंग से 5 6 लिखेंगे और लास्ट से 5 6 लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कौन से डिजिट इसमें आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पे देखें तो देखिए 10 11 12 इस पे भी मैंने बता रखा है, 13 14 15 से लेकर के यहाँ पे आएगा कुछ 250 करके, यहाँ पे 249, ये 248, ये बस यहीं तक करते हैं। देखिए अब क्या ये अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो हम बोलेंगे 4 का मल्टीपल है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, चलिए देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आगे अगर 16 ले लें तो वो होगा। अभी अगर लास्ट में चले तो 5 2 कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हमें इतना सारा कुछ देखने को मिला। तो अगर हम इसका एपी फॉर्म करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम इसका फॉर्म करें तो वो क्या बन के हमारे सामने आएगा, 12 16, अगर आगे जाएंगे तो 20, इस तरीके से लेकर के 248। तो हमें यहाँ पे कितने टर्म होंगे, n की वैल्यू पूछी जा रही है, कितने टर्म होंगे ये फाइंड आउट करना है।
और यहाँ पे ये an की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब यहाँ से हम d की वैल्यू को तो इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। a की वैल्यू कितनी है 12, an की वैल्यू 248, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो हम कहाँ पे थे, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 - 7 करके। अगर मैं यहाँ पे a2 की वैल्यू को देखूँ तो 16 - 12 विच इज इक्वल्स टू 4, और 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 कॉमन है सब में, तो d की वैल्यू हमें वैसे भी 4 इजीली बता देनी चाहिए कि ये d की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं कि ये कहाँ से आ गया, 2-3 लेक्चर से हम यही करते आ रहे हैं कि n = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको लिख देंगे, a इधर आएगा तो माइनस में, और d इधर आएगा तो डिवाइड में, और 1 इधर नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में, ये आ गया n। तो अब इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 1 प्लस ये आएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 2/4 इज इक्वल्स टू n। तो 1 प्लस अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये आ जाएगा 5 आ गया यहाँ से, 9 इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। तो ये हो गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो अब बस यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एग्जाम में, इससे बाहर कुछ आ सकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर लिए। किसी में आपका n फाइंड आउट करना है, किसी में an की वैल्यू, किसी में d की वैल्यू। बस थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मल्टीपल ऑफ 4, या फिर आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा मल्टीपल ऑफ 7, इस तरीके से करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। इसको हम इस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आपको यही बोलना है जब आपके सामने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे और इसको याद कैसे करेंगे। तो हमें पता है, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं कि जो हमारा पहला टर्म होता है वो क्या होता है, पहला टर्म हमारा a होता है, दूसरा टर्म हमारा होता है जब हम उसमें किसी कांस्टेंट d को ऐड करते हैं वो, तीसरा टर्म हमारा a2 + d होगा, फिर a3 + d होगा, a4 + d, ऐसे करते हुए हम जाते हैं। ये हमारे क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, टर्म्स होते हैं, उन सब की वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, सम को देखने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म को। तो सम को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। अगर आप इस तरीके से देखें तो इसको एसएन से डिफाइन किया जाता है। ये तो एक तरीका हो गया इसको लिखने का। अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, a + d, जब पहले वाले टर्म में हम एक अपना जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड करते हैं, फिर a + 2d, फिर a + 3d। ये किस टर्म के लिए देखिए, ये a1 होता है हमारा, ये a2, ये a3, ये a4, और हमें पता है an हमारे पास क्या होता है, a + n - 1 × d। तो अब यहाँ पे हमें इन्हीं सबका सम फाइंड आउट करना, मीन्स इसका s फाइंड आउट करना है। सम फाइंड कैसे करते हैं, इन सारे टर्म को हम क्या करते हैं, जब ऐड कर देते हैं तभी तो हमें सम मिलेगा। अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो जब हम उसका सम निकालेंगे तो मतलब उसके जितने भी टर्म होंगे हमें उन सबको आपस में ऐड करना होगा, मतलब a1 + a2 + a3 ... करके यहाँ पे +an करना पड़ेगा, तो वही हमारा सम बताएगा। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो अब इसको इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिराइव कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे एक और टर्म लेके चलते हैं, मतलब n - 2, इसके बाद आएगा a + n - 1 × d। तो ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, n - 1 वाला टर्म होगा, और ये an टर्म होगा। तो अगर हम इसी को क्या करें, रिवर्स करें, तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा हमको, चीज तो वही है, ऐड भी वैसे जैसे अगर हम करें यहाँ पे 2 को, 3 को और 5 को ऐड करें तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 8 2 10, ठीक है। और अगर मैं इसको रिवर्स करके ऐड करूं, मतलब 5 + 3 + 2, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो इसको रिवर्स करके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, जो चीज यहाँ ऊपर लिखी गई है उसी को हम क्या करेंगे, रिवर्स करके यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सबसे लास्ट में उसको यहाँ पे लेके आएंगे, a + n - 1 × d, फिर प्लस करेंगे a + n - 2
इंटू डी प्लस डॉट डॉट करते हुए जाएंगे कहाँ तक, ये थर्ड वाले से चलते हैं, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। अगर इन सबको एक ब्रैकेट में डाल के चले तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको ए वाला इक्वेशन मानूं, अगर ये इक्वेशन नंबर ए है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर बी, तो यहाँ पे अगर ऐड करें हम लोग, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये तो एस एस 2s हो जाएगा सीधा, यहाँ पे हो जाएगा 2s, और यहाँ पे जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगी, देखिए ये हो जाएगा, अगर मैं इसको एक एक ब्रैकेट में लेके चलूं उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, ये वाला इधर, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर ज़्यादा टर्म नहीं लेके चलेंगे, अब सीधा लास्ट की 2 टर्म हम देखते हैं, प्लस डॉट डॉट करते हुए जाएंगे, इसी तरीके से सारे के सारे टर्म ऐड होंगे हमारे, जैसा ये आ रहा है वैसे सारे के सारे ऐड होंगे। अभी इसका तो इधर आगे करके आएगा n-3 करके, तो इसको छोड़ के इसको और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जब हम एडिशन को आगे करेंगे, इसको फर्दर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये a प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये a मिलके यहाँ पे 2a बना लेंगे, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये हमारे पास 2a हो गया, a 2a प्लस n माइनस 2d है ना, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसको मैं nd माइनस 2d प्लस d लिख सकती हूँ, तो ये माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट होके माइनस d देगा, ठीक है, माइनस d देगा। अगर अब मैं फिर इसमें से n को कॉमन कर लूँ, d को कॉमन करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस में 2d है, ये 1d है, तो जब इसको घटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास माइनस 1d आएगा, और उस माइनस 1d को, इसमें भी d का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी है, तो n माइनस 1d हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से सारे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस इसमें भी nd माइनस 2d प्लस d मीन्स n माइनस 1d इसमें भी आएगा, फिर प्लस ये वाला जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, ये वैल्यू आई है 2s की। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं, ये देखिए सारी की जो वैल्यूज ऐड करने के बाद जो सारी की वैल्यूज आई है वो कितनी आई है, 2a प्लस n माइनस 1d, 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 इसके बीच में भी जितनी होंगी उनकी वैल्यूज भी ऐड करने के बाद यही सेम आने वाली हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखें अगर 2s, तो ये कितने टाइम्स आएगा, जितने हमारे टर्म्स होंगी, हमारी पूरी n टर्म है, मतलब an तक जाते हैं ना, तो टर्म हमारे पास कितनी होती है, n an वाला था ये वाला, और ये an माइनस 1 वाला था, तो हमारे पास पूरी कितनी टर्म है, n टर्म है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 2 को 3 बार यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 2, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2 2 4 2 6। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो 3 दूना 6, ये भी हो सकता है। अगर मैं 2 को n टाइम्स ऐड करूँ तो मैं उसको n क्रॉस 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, n क्रॉस 2 n टाइम्स ऐड करेंगे मीन्स n का मल्टीप्लाई अगर उसमें कर देंगे तो इन सब की वैल्यूज इक्वल ही आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जब मैं इसको n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, 2a प्लस n माइनस 1d को मैं n टाइम्स जब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, तो इन सबको मैं n क्रॉस 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ ऊपर करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू n क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे n का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, पूरा चाहिए नहीं कि 2s, यहाँ से हमें सिर्फ s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे तो n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो कि हमें चाहिए था, मतलब s की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। तो ये बात समझ में हो गई कि जितने टाइम्स होगा उसमें अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लेके दिखाया, तो वही किया, n का प्रोडक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ से 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे लेके आया तो डिवाइड हो गया, 2a प्लस n माइनस 1d इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी एक चीज और, आप पहले इसको नोट डाउन करें फिर बताते हैं इसको। तो देखिए
हमारे पास यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। तो अब देखिए क्या करना है, अभी हम इसको किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जब हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाला था तो वो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट टर्म को हम ए एन की बजाय एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एल इज इक्वल टू ए एन भी होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसी का यूज मैं यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a 2a होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ऐड करने के पहले तो हमारे पास यही फॉर्म था तो हम उसको a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एनालाइज करने पे हमें क्या पता चला कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, an होती है, मतलब लास्ट टर्म हमारा जो होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उनका एडिशन, और उसमें n/2 का प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ a भी मिल जाएगा। अब ये भी पता है कि l हमारा लास्ट टर्म होता है तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, तो आप इसी को याद रखिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा एग्जाम में। तो अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक आध दो इस पे बेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है ये, इसमें गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है 8 3 माइनस 2, और कितने टर्म तक हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, 22 टर्म। ये टर्म हमारा है फर्स्ट से लेके 22 टर्म तक, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो टर्म है, टर्म हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, हमेशा n को रिप्रेजेंट करता है। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो गई, 22 हो गई। अगर यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखिए तो क्या हो गया, a हो गया हमारा 8। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि s इज इक्वल्स टू होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, a चाहिए, एक दूसरा n चाहिए और तीसरा d चाहिए। तो अगर हमारे पास 2-3 टर्म तक वैल्यू गिवन है तो वहां से हम लोग इजीली d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। d की वैल्यू कैसे करते हैं, a2 माइनस a1 से करते हैं। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स 3 माइनस 5 करेंगे, 3 माइनस 5 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी नजर आ रही है, -5, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 22। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 मीन्स 22/2, इन द ब्रैकेट 2 क्रॉस 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू में -5। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 11, 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 21 क्रॉस -5। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, प्लस ब्रैकेट में अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो -5 5 होगा, 5 2 10 माइनस में। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 16 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6 इधर से गया और फिर 89 -89 क्रॉस 11। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो आएगा -979, ये सॉल्यूशन आएगा आपका। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन बस करना रहता है आपको, प्रोडक्ट अगर करना रहेगा तो आप पीछे रफ करके आप वहाँ पे इसलिए सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। बसरते आपको इतना पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कितनी है, a की, और d की वैल्यू कितनी है, मतलब इस फॉर्मूले में जो जो चीजें हमारी गिवन होती है उन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब हमारे जो पहले से लेकर के 14 तक का जो सम होगा वो कितना गिवन है यहाँ पे 1050, और जो पहला टर्म है मीन्स ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 गिवन है। हमें फाइंड करना है 20 टर्म को, इसमें पूछा है फाइंड 20 टर्म, मतलब A20 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि 20 तक के सम को फाइंड आउट, अगर सम पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 तक के पूरे टर्म का सम फाइंड आउट करना, नहीं, यहाँ पे पूछा है कि आपको सम के फॉर्म में दे करके उसमें से कुछ पूछ भी सकता है। जैसे अगर हमारे पास गिवन है s इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, सॉरी n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो आपसे ये भी हो सकता है कि आपसे आपको ये गिवन हो, n की वैल्यू गिवन हो और a की वैल्यू गिवन हो, और आपसे d की वैल्यू जो है वो पूछ लिया जाए
ठीक है, तो आप इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपसे डी की वैल्यू जानने के बाद आपसे कोई दूसरा टर्म पूछ लिया जाए, तो जो आपके पास एन होगा, ए होगा, एस होगा और आपके पास डी भी होगा, तो हम ए एन को जानते क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसके लिए आपके पास डी भी होगा, एन की वैल्यू जो पूछेगा वो मिलेगा और ए जो आपको पहला टर्म होगा वो हमें पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सम अगर गिवन है तो वहां पे आपसे सीधा सीधा सम पूछेगा, नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है कि सम आपके पास हो, एन की वैल्यू आपके पास हो, ए की वैल्यू आपके पास हो और वो आपसे डी पूछ ले, मीन्स आपसे वो कॉमन डिफरेंस पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टर्म में इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ होने वाला है, हम लोग देखते हैं क्या होगा। गिवन है ए की वैल्यू 10 और 150 हमें ये भी गिवन है। तो इसमें करना क्या है, हमारे पास सम गिवन है ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 14 है हमारे पास, क्योंकि 14 तक के सम की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। तो n की वैल्यू अभी यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो तब तो 14 यूज करी जाएगी, लेकिन जब हम 20 टर्म की बात करेंगे, जब उसकी वैल्यू को निकालेंगे तो वहाँ पे n की वैल्यू को हम लोग 20 रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 20 टर्म की बात, जहाँ पे टर्म की बात की जाएगी वहाँ पे वैसा यूज करेंगे। तो s की वैल्यू पूरी कितनी गिवन है, 1050 इज इक्वल टू 14 बाई 2 2 क्रॉस 10 प्लस 14 माइनस 1 क्रॉस डी। तो यहाँ से क्या होगा देखते हैं, 1050 हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी, 13 इंटू डी। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करके यहाँ पे करना है जो कुछ भी करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 टू द 14, 7 टू द 14 0, फिर 13 7 जा 91 डी, यहाँ पे आ गया वैल्यू। अब इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करना है, 1050 माइनस 1040 और सॉरी 140 इज इक्वल टू 51 डी, 7 टू द 14, हाँ सही तो है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी 0 1 9 1, सॉरी यहाँ से वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी और ये हो गया 91 इंटू डी। तो अब क्या करना है, यहाँ से डी की वैल्यू को अगर देखें तो 19 1 जा 19 10 जा हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई है। अभी क्या करना है देखिए, अभी हमें ये तो हमें डी मिल गया, क्योंकि डी का हमें यूज करना है 20 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम 20 टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया, 20 टर्म मीन्स एन की वैल्यू 20 है, तो ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है 10 है, प्लस ये हो जाएगा 19 और ये कितना है 10, ये हो गया 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 हो गया 200। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना है, और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा लास्ट वीडियो। इसमें इसका जो चैप्टर मैंने देखा, मतलब एक्सरसाइज जो मैंने इसकी चेकआउट करी, उसमें मैंने ये देखा कि बस सारी की वैल्यूज देख करके आपसे पूछा गया था कि इसका सम फाइंड आउट करिए। तो एक दो क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, उस पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन है, आपको उसमें कुछ और अलग से करना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज ट्रायंगल।